हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं अभी दिल्ली में वाक़ई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में हूँ। और मेरे साथ इस वेलफेयर पार्टी के जो सदर हैं डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, वो मेरे साथ हैं। और हम आज गुफ्तगू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम कहते हैं एक्सा सिविल कोड के बारे में। जो विवाद है, जो उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में बात करेंगे। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बाबरी मस्जिद कमेटी थी, उसके कन्वीनर भी थे फॉर्मर। उसके अलावा ये आपको ऑल इंडिया मजलिसे मुस्लिम मशावरात से भी जुड़े हुए थे, उसके जनरल सेक्रेटरी थे। एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं। इनका एक मैगजीन अफकार मिल्ली, ये बहुत दिनों तक उसको एडिट करते थे, वो भी काफ़ी पढ़ा गया था। और फिर अभी हाल में ही 2019 के पार्लियामानी इलेक्शंस जो हुए थे, वो बंगाल से उन्होंने इंतखाबात भी लड़े थे, जहांगीरपुर से, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से। और ख़ुद सर पीएचडी किए हैं केमिस्ट्री में, और दीनी मामलों में, समाजी मामलों में बिल्कुल आगे रहते हैं। तो इनसे बेहतर कोई नहीं होगा इस मौजू पे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि एक्सा सिविल कोड, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, इस पे फिर अब बातचीत शुरू हो गई है। और आपको भी पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल में ही एक केस में एक तबसरा किया था कि मरकज़ को अब यूसीसी की तरफ, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम मिल्ली और मजहबी और जो सियासी लीडरशिप है, वो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में नहीं आना देना चाहती है, इसीलिए वो बेला वजह यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमको ये मानना चाहिए कि इंडिया जो है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ एक धर्म के मानने वाले नहीं हैं, कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं और कई कल्चर और सभ्यताएँ यहाँ रहती हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है, सबको अपने मज़हब पर, अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार देता है और मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है, मज़हब पर अमल करने की, उसकी तबलीग की, उसकी इशाअत की, हर चीज़ की इजाज़त देता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पर्सनल लॉ का ताल्लुक़ है, हमारे देश में एक पर्सनल लॉ नहीं है, बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं। कस्टम है, रिवाज है, फैमिली लॉज हैं, बहुत सारे हैं। और किसी भी देश में जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं, उन डाइवर्सिटीज़ के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, तो कोई अपहीवल नहीं पैदा होता है समाज में, कोई परेशानी नहीं पैदा होती समाज में। जब आप यूनिफॉर्मिटी के नाम पर तमाम कल्चर को, तमाम फैमिली लॉज को एक बनाने की कोशिश करेंगे, तो उससे समाज में एक अपहीवल पैदा होगा, एक गलत चीज़ पैदा होगी। दूसरी बात ये कि ये जो बात कही जाती है कि नेशनल मिनिस्ट्री, और नेशनल मिनिस्ट्री में लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है। व्हाट इज़ नेशनल मिनिस्ट्री? फर्स्ट यू डिफाइन इट फर्स्ट। नेशनल मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारे देश में एक धर्म, एक लैंग्वेज, एक कल्चर होना चाहिए। अगर नेशनल मिनिस्ट्री का मतलब ये है, तो नॉट ओनली वी, एवरीबडी विल अपोज इट। हमारे देश में कई कस्टम्स हैं, कई रिलीजन्स हैं, कई अलग अलग फेथ हैं लोगों की, और हर आदमी अपनी फेथ के सिलसिले में और अपनी लैंग्वेज, अपने धर्म के सिलसिले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस वो नहीं चाहता है। ये समझना कि सिर्फ मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफ है, बात सही नहीं। दूसरी बात मुझे ये कहना है, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू नहीं कर सकते। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। खुद हिंदू कोड बिल जो हमारे देश में लाया गया था, वो पूरा कोड बिल भी यूनिफॉर्म नहीं है। उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ और नॉर्थ में क्या फ़र्क है। साउथ में, तमिलनाडु वगैरह के अंदर, मामू की शादी अपनी भांजी से होती है और ये कहा जाता है कि पहला हक मामू का है भांजी के ऊपर में। और नॉर्थ के अंदर मामू भांजी की शादी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तस्वुर ही नहीं है। तो इतना ज़बरदस्त डिफरेंस है कल्चरल साइड पे और इस फैमिली लॉज के अंदर। दूसरी बात ये बताऊँ आपको कि भाई हमारे देश में
मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों इनके अलावा ट्राइबल्स भी रहते हैं जी। और ट्राइबल्स के अपने फैमिली लॉज हैं जी। और हमारे देश में आपको मालूम होना चाहिए कि नागालैंड में और मिज़ोरम में एक लंबे अरसे तक के सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है ना। और नागा और कुकी जो ट्राइबल्स थे वो हथियार लेके खड़े हो गए थे देश के ख़िलाफ़ में। तो उन्होंने इस बात पे समझौता किया और उन्होंने सरेंडर किया कि आप हमारे फैमिली लॉज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कोई कानून फैमिली लॉज के मामले में हम पर नहीं थोपा जाएगा। पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून इनेक्ट नहीं करेगी जो हमारे फैमिली लॉज को ओवरकम करे, फैमिली लॉज को पर वो यानी इसको ख़त्म कर दें। चुनांचे आपको मालूम चाहिए आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G में नागाज से और कुकीज़ से ये बाज़ाब्ता माहिदा हुआ और उसमें लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट इनेक्ट ए लॉ विच विल सुपरसीड द फैमिली लॉज ऑफ नागाज एंड कुकीज़। तो आप ये एश्योरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस दे चुके हैं। यहाँ आदिवासियों के मामले में भी ऐसा कुछ है। आदिवासियों से बात कर रहा हूँ मैं, ये आदिवासी ट्राइब से ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आपको। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत ये बात कही गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कंपलसरी नहीं है। वो गवर्नमेंट से कहा गया कि आप परस्यूएशन के ज़रिए से, लोगों से बातचीत के ज़रिए से ये चीज़ें लाने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे मामला, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामला जो हमारे संविधान के बनाने वालों ने ये सोचा कि ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बन सकी थी, तो उन्होंने हर चीज़ को उठाकर आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत डाल दिया। और ये काफ़ी मजाक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने एक बात ये भी कही है कि पूरे देश के अंदर शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आज तक आपने नाफिज नहीं किया। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बात कही कि ये जो लोगों के वेजेस के अंदर इतना डिफरेंस है वो ख़त्म होना चाहिए, सिमिलरिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। समाजी निज़ाम जो है वो बिल्कुल मसावात पे मबनी होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और कई बातें कही गई उसके अंदर, आप उनके बारे में पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का सोचना हर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात ये कि देखिए हमारे देश के अंदर एक माइंडसेट है, लोग एक माइंडसेट ये है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नेशनल मिनिस्ट्रीम के लिए ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिटी के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं इससे तरक्की होगी, पीस आएगा, मुसलमानों की आबादी भी कम होगी। देखिए आबादी को हम अलग से बात करेंगे, आबादी का ताल्लुक यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू से नहीं है। नहीं ऐसी बातें मतलब नहीं, वो ठीक है, वो उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये बात कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने से आप जो है वो पीस और जस्टिस, ये बिल्कुल absurd बात है। आप देखिए ना, आपको मालूम चाहिए कि जब हमारे देश में एक तहरीकें चली थी कि पूरे देश के लिए एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी को पूरे देश की नेशनल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। साउथ से विरोध हुआ उसका, साउथ से ज़बरदस्त विरोध हुआ। वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन रिलीजन कि ये बात लोग कहते रहे हमारे हिंदुस्तान, लेकिन साउथ ने मुखालिफत की इसकी। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये बात कि अगर आप किसी के कल्चर को, किसी के फैमिली लॉज को, किसी के फेथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो वो रिबाउंड होगा, नंबर एक। दूसरी बात है कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, सोसाइटीज़ के अंदर में टेंशन पैदा होगी। बिल्कुल ये गलत ख्याल है कि उससे पीस पैदा होगा, उससे ये सब चीज़ पैदा होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। तीसरी बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये बात भी कही जाती है कि बहुत सारे लोगों को इनजस्टिसेस होता है। देखिए पहली बात ये कि जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम में पर्सनल लॉ जो है वो इंटरनल पार्ट ऑफ रिलीजन है, ये मैन मेड नहीं है कि हमने जब चाहा अपने हिसाब से कुछ में कतर बनत करके कुछ बना दिया। कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है कि मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता कैसे होगा और निकाह कैसे होगा, महर कैसे अदा किया जाएगा, और अगर दोनों के दरमियान नहीं बन पाई आपस में तो उसको रिज़ॉल्व करने के तरीक़े क्या होंगे, इसके बावजूद भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ तो तलाक़ कैसे दी जाएगी, खुला क्या होगा, फस्ख़ निकाह क्या होगा, ये सब चीज़ें कुरान और सुन्नत में डिफ़ाइंड है। और कोई आदमी ये कहे कि मैं कुरान सुन्नत को नहीं, आप मुसलमानों से अगर ये कहना चाहें कि भाई ये कुरान सुन्नत में जाए जो भी लिखा हो आपके,
लेकिन हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। तो आप मुसलमानों से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे हम ये कहें कि भाई कुरान सुन्नत में जो भी लिखा हो उस पर आप अमल मत करें, जो हम तय करेंगे उस पर अमल करें। ये चीज़ नहीं हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये फंडामेंटल राइट देता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुरान के अंदर में भी ट्रिपल तलाक जो है ये है नहीं, उसको जायज़ नहीं माना जाता है, लेकिन जो मुस्लिम मिल्ली लीडरशिप है जिसमें मर्दों की बालादस्ती है वो रिलीजन को भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और वो क्या कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक ढाल बना के वो सोसाइटीज़ के अंदर में रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते। देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक कुरान में नहीं है, बिल्कुल गलत कहते हैं। कुरान में ये कहा गया कि तलाक जो है वो तलाक मतलब जो ट्रिपल तलाक मतलब एक सिटिंग में कह देना तलाक 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 उस पर आप देखिए, एक ट्रिपल तलाक तो है, यानी मतलब 3 तलाक के बाद फिर है कि आप जानते हैं शादी नहीं हो सकती मियाँ बीवी के दरमियान। 1 तलाक हो जाती है तो रुजू कर सकता है, 2 तलाक हो जाती है दोबारा शादी करके हो सकता है, 3 तलाक देने के बाद में अब दोनों एक ही सिटिंग में उस पर मैं आ रहा हूँ बात। हमारे यहाँ 2 ओपिनियन है इसके, एक हनफी मसलक में है, स्कूल ऑफ थॉट्स है ना अलग अलग, और एक अहले हदीस मसलक है। हनफी मसलक ये कहता है कि चाहे आपने एक सिटिंग में 3 तलाक दे दी तो 3 हो गई। अहले हदीस मसलक ये कहता है कि नहीं, एक सिटिंग में आपने 100 के 1000 के कितने भी तलाक की वो एक ही मानी चाहिए। ये डाइवर्सिटीज तो होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहते हैं सर कि जितने अलग अलग मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, तो जो जहाँ से जो भी अच्छी चीज़ों हो उसको हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए असल मसला ये होता है किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप ऑप्शंस अवेलेबल रखते हैं, ये एक ऑप्शन, ये एक दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये वो किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। अगर आप सवा ऑप्शन ख़त्म करके सिर्फ एक बात कह देते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसकी। अच्छा, AP शाह साहब हैं, उनके एक मजमून मैंने पढ़ा था बहुत दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस जो थे, तो उनका ये वो लोग तो काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग हैं। कुछ लोग प्रोग्रेसिव लोग जो हैं जिनकी क्रेडेंशियल पे आप सवाल नहीं कर सकते, उनका मानना है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ अलग अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सारे मजहब के से अच्छी चीज़ों को लेके अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए जिसमें एक एग्रीमेंट हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ये बातें सब गलत हैं। देखिए हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से एक कोड ऑलरेडी मौजूद है, वो कंपलसरी नहीं, वो ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल स्पेशल मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी मौजूद है। जिसको भी अगर कोई आदमी वॉलंटरली जाना चाहता है तो जा सकता है उधर में। लेकिन अगर आप कोई जरूरत नहीं आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को कंपलसरी कर देते हैं तो वही से प्रॉब्लम पैदा होता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका मुख्तसर आपका बयान ये है कि डाइवर्सिटी ही रियलिटी है और बहुत ज़्यादा एक तरह का रंग रंगने की कोशिश की जाएगी समाज के अंदर में, तो उसमें टेंशन पैदा होंगे। 2 बातें मैं कह रहा हूँ। देखिए असल में लोग मुस्लिम पर्सन लॉ पे जब बात करते हैं तो वो ये वो समझते हैं कि मुस्लिम पर्सन लॉ भी उसी तरह का कानून है जिस तरह के दूसरों को कवानीन है। हमारा मानना ये है कि ये मैन मेड नहीं है, ये गॉड मेड है कानून। उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। 3 तलाक के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज तब का एग्रीमेंट है उसके ऊपर में। तलाक का नहीं, मिसाल के तौर पर अगर 3 तलाक में एक सिटिंग में नहीं दी किसी आदमी ने, 3 सिटिंग में दी, सब मानते होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे हम बाद में आएंगे, इसमें जब हम आपसे बात करेंगे पर्सनल लॉ के बारे में तो इसमें हम तफसील से बात करेंगे। तो अभी आपका पोजीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो उसको हमें पकड़ना है, उसके साथ रहना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हमने एक रंग को थोपने की कोशिश की तो इसके जो नातायज होंगे बहुत बुरे होंगे। नहीं, बिल्कुल होंगे। आपने जब भी ये कोशिश की है, मिसाल तौर पे अभी कई बार ऐसी कोशिशें हुई हैं कि आप एक चीज़ को सब पे लादने की कोशिश, सबने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये कहना कि अच्छी चीज़ें सब जगह से, अच्छी चीज़ें कौन तय करेगा? मेरे नज़दीक मुस्लिम पर्सन लॉ सबसे अच्छा है, आपके नज़दीक हिंदू पर्सन लॉ सबसे अच्छा हो सकता है। आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है मुस्लिम पर्सन लॉ की, वहाँ ये चीज़ अच्छी है, तो आप ये कहीं यहाँ से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात शुरू हुई सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद से हिंदुत्व फोर्सेस लोग भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं मिल्लत के लोगों को, किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए? देखिए हिंदुत्व फोर्सेस बेसिकली हर चीज़ को पॉलिटिलाइज करते हैं।
वो समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब भी नाम आएगा मुसलमान रिएक्ट करेगा, उसकी मुखालिफत करेगा। तो आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं? तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि हिंदुत्व फोर्सेस को इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। देश में उससे बड़े बड़े सवालात हैं, भुखमरी है, एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, कोविड ने तो दिखा दिया हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो आप वो सब जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं समाज की उनको हल नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि समाज के अंदर जिन चीज़ों से टेंशन पैदा होता है, जिन चीज़ों से पोलराइजेशन पैदा होता है, उन चीज़ों को इख्तियार करते हैं। ये तो देश के हित में नहीं है। ये जो कुछ भी करते हैं हिंदुत्व फोर्सेस, ये देश के खिलाफ करते हैं। ये चाहे देश के कितने ही अपने आप को देशवासी कहें, कितने ही अपने आप को देश प्रेमी कहें, देशभक्त कहें, ये देशभक्ति नहीं है। ये आप देश के अंदर इंतशार पैदा करने की, देश के अंदर कैवोस पैदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और मुसलमान भाइयों से उनसे कुछ अपील करेंगे, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मुसलमान भाइयों से मेरी ये अपील है, देखिए मुसलमानों के सिलसिले में एक बात बहुत साफ़ है, अगर वो पर्सनल लॉ पर अमल करना शुरू करते हैं, कुरान सुन्नत ने जैसा बताया, तो कोई मसला, कोई विवाद समाज में पैदा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि अगर आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए फैमिली लॉज के अंदर, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका भी कुरान ने बताया। वो आपस में बातचीत करें, इस मसले को हल कीजिए। नहीं हो सकता तो दो मियाँ बीवी की तरफ से एक एक आदमी बैठ के उसको हल करने की कोशिश करें। फिर नहीं होता तो आप दारुल क़ज़ा में जाएँ, वहाँ पे हल कराने की कोशिश करें। तो अगर मुसलमान इस बात का अहतमाम करेंगे तो ये जो कंट्रोवर्शियल मसाइल खड़े हो जाते हैं, इक्का दुक्का आइसोलेटेड इंसिडेंट जिसके ऊपर बोलने का मौका मिलता है, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। थैंक यू। वो चीज़ें पैदा नहीं होंगी। सो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब से, जो कि अभी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर भी हैं, और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से काफ़ी सालों से ये जुड़े हुए हैं, और मिली रहनुमाओं में इनका शुमार जो है बहुत आगे के सफ़ में होता है। और इन्होंने यही पैगाम दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सियासत ऊपर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। ये एक डाइवर्सिटीज़ के साथ जब छेड़छाड़ किया जाएगा तो समाज के अंदर में टेंशन्स पैदा होंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को डाइवर्सिटी, तनव्वु जो है उसके लिए उसको बाकी रखना चाहिए और हिंदुस्तान की ही पहचान है सर। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू।